और यस, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर बालमणि नंदाला। मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे में अधिव्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। एमपीएसपी के द्वारा मैं यहाँ पर मेरा निर्वाचन हुआ है। मेरी शैक्षणिक अर्हता है एमए, एमएड, एमफिल, पीएचडी शिक्षा शास्त्र से हुई है। हिंदी माध्यम से मैंने पीएचडी पूर्ण की है। एमफिल मेरा हिंदी और शिक्षा शास्त्र दोनों से हुआ है। सेटनेट मेरा हिंदी और एजुकेशन दोनों विषय से हुआ है। आज हम हिंदी विषय की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ द्वारा 2022 में ली गई पेट परीक्षा पत्र का विश्लेषण करेंगे। पेट की परीक्षा का प्रारूप अगर हम देखें तो 50 गुणों की परीक्षा है ये, जिसके लिए 50 प्रश्न दिए हुए हैं। हर प्रश्न के लिए 1 गुण, इस तरह से 50 गुणों की ये परीक्षा है। और इसके लिए समय दिया गया है, 1 घंटे का समय इसके लिए हमें प्राप्त है। और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, इसलिए हम प्रयास यही करेंगे कि हम सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दें। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्रिका का विश्लेषण करने के लिए। इसमें जो 50 प्रश्न है उनको एक एक करके हम यहाँ पर इसका विश्लेषण करने का प्रयास मैं यहाँ पर करूंगी। अ, इस प्रश्न पत्रिका का पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आत्म कबूतरी। ये थोड़ी सी गलती हो गई है लिखावट में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए आलमा कबूतरी। आलमा कबूतरी किसकी कृति है, यह पहला प्रश्न है। इसके लिए 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा। ये अगर चारों लेखिकाओं के संदर्भ में हम विचार करें तो ये चारों भी स्त्रीवादी लेखिकाएं हैं। महिला के संदर्भ में, उनकी समस्याओं के संदर्भ में इन्होंने लेखन किया है। और यहाँ पर अगर हम आलमा कबूतरी के बारे में बात करें तो ये जो कृति है वो मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई यह एक उपन्यास है। इसको हम दो प्रश्न इस प्रश्न को हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि आत्म कबूतरी किसकी कृति है, तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, मैत्रेयी पुष्पा। अगर हम ये पूछे कि आलमा कबूतरी किस विधा की रचना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आलमा कबूतरी यह एक उपन्यास विधा की रचना है। अर्थात मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है आत्म कबूतरी। आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो पहले हम विकल्प देख लेते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। चतुर्भुज चतुर्भुजदास, सूरदास, वल्लभाचार्य और हित हरिवंश गोस्वामी, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। मैं कह रही थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो अलग अलग भक्ति काल में अलग अलग संप्रदाय विकसित हुए हैं। उसमें से वैष्णव संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। और इस राधा वल्लभ संप्रदाय को हित हरिवंश गोस्वामी जी ने 1535 में इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है हित हरिवंश गोस्वामी, विकल्प क्रमांक डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप सभी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना किस 1893, 1983 और 1885। तो नागरिक प्रचारणी सभा ये जो संस्था है, यह हिंदी लिपि भारत की अग्रणी संस्था मानी, स्थापना 1893 में हुई थी। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मुझे लगता है यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। काव्य का शोभा कारक तत्व
काव्य का शोभा कारक तत्व के किसे माना गया है? इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं: वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि और रस। इसका सही जवाब देने के पहले हमें हिंदी के व्याकरण की तरफ हम अगर जाए तो वहां पर दंडी ने यह कहा था, आचार्य दंडी जी ने यह कहा था कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले जो भी तत्व होते हैं वे सभी, उन सभी को वो अलंकार कहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर काव्य का शोभा कारक तत्व किसे जाना चाहिए? इसका सही जवाब है अलंकार। तो पर्याय विकल्प बी ये जो है अलंकार, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है और उसके नीचे 4 विकल्प है: 1982, 1941, 1943 और 1945। इसका सही जवाब जो है वो है विकल्प सी, 1943। तारसप्तक का प्रकाशन 1943 में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अग्नि जी द्वारा किया गया था। उन्होंने 7 कवियों का एक मंडल स्थापित किया था और उनकी सभी रचनाओं को उन्होंने तारसप्तक नाम के काव्य संग्रह के नाम से प्रकाशित किया है। तो 1943 ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार वाचक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? और नीचे पर्याय है: उच्चारण की स्पष्टता, हाजिर जवाबी होना, लेखन कला, चेतनशीलता। तो हम अगर देखें कि एक समाचार वाचक के लिए कौन से गुण होने चाहिए, तो हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए, या फिर क्योंकि अगर उच्चारण की स्पष्टता नहीं होगी तो वो समाचार हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, उच्चारण की स्पष्टता। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे नहीं है, यह किसकी रचना है? यहाँ पर नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं: रविंद्रनाथ त्यागी, शंकर पुणे तांबेकर, हरिशंकर परसाई, अरस शरद जोशी। तो ये सभी कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक शैली में लिखने वाले लेखक है, लेकिन अंगूर खट्टे नहीं है ये जो है, ये इसके लेखक है शंकर पुणे तांबेकर। शंकर पुणे तांबेकर को व्यंग्यश्री यह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए अंगूर खट्टे नहीं है इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, शंकर पुणे तांबेकर। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि है? हिंदी साहित्य के इतिहास में को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और रीति काल को अगर हम देखें तो रीति काल में भी प्रमुख रूप से 3 विधाओं की कविताएं हमें वहां पर दिखती हैं, जिसमें रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त काव्य है। यहाँ पर अगर हम रीति मुक्त काव्य की बात करें तो उसके प्रसिद्ध कवि है घनानंद, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, घनानंद। और बाकी के विकल्पों के बारे में भी अगर हम सोचें तो बिहारी जी जो है वो है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। पजमेश जी ये भी रीति सिद्ध कवि है। मतीराम यह रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। और रीति मुक्त के प्रसिद्ध कवि है घनानंद जी, जिनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना के संदर्भ में 4 यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं: 1867, 1885, 1863 और 1880। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सही पर्याय यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर पुनः एक बार टाइपिंग मिस्टेक मुझे लगता है हुई है। और आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को में आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो 1875 सही जवाब है, लेकिन यहाँ पर विकल्प गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है,
अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? नीचे विकल्प है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, निराला। इसमें सही जवाब है विकल्प एक महादेवी वर्मा। वहाँ महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध लेखिकाएं है। इन्होंने कई साहित्य की विधाओं में लेखन किया है। इनका रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, यह एक रेखा चित्र है। इनके दो प्रमुख रेखा चित्र प्रसिद्ध है, एक अतीत के चलचित्र और दूसरा है स्मृति की रेखाएं। तो अतीत के चलचित्र ये जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए यह सही जवाब है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? नीचे विकल्प है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश रासक, बिसलदेव रासो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए पृथ्वीराज रासो, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस साहित्य के समीक्षकों में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और इनका ये मानना है कि पृथ्वीराज रासो यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वो है चंदबरदाई, इसलिए हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में चंदबरदाई को माना जाता है और उनके द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सही जवाब है पृथ्वीराज रासो, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 12वां। यहाँ पर फिर से थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है सामे में धूप, ऐसा यहाँ पर टाइप किया गया है, लेकिन सही है कि साए में धूप किसकी रचना है? साए में धूप किसकी रचना है? इसके 4 विकल्प यहाँ पर है। कुमार पंकज, विष्णु प्रभाकर, दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर। तो साए में धूप ये जो है ये एक गजल संग्रह है जो कि दुष्यंत कुमार जी का सुप्रसिद्ध गजल संग्रह है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? विकल्प है 1955, 1952, 1947 और 1930। तो देश में प्रेस की स्थिति को जानने के लिए 1952 में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए विकल्प बी 1952 ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रताप पत्र के संपादक कौन है? हिंदी की बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें से प्रताप पत्र के संपादक कौन है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, जिसका सही जवाब है विकल्प डी गणेश शंकर विद्यार्थी। आजादी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में प्रताप पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस विधा की रचना है? यहाँ पर नीचे 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। कहानी, व्यंग निबंध, उपन्यास और नाटक। इसमें से सही जवाब इसका है विकल्प बी व्यंग निबंध। यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह इसकी रचना हरिशंकर परसाई जी ने की थी, जो एक प्रसिद्ध व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखा गया यह व्यंग्यात्मक निबंध है, इसलिए ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह एक व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय गौरव का काव्य है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पंचवटी, साकेत, भारत भारती, द्वापर। ये जो चारों भी जो काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। और इसमें अगर हम देखें कि राष्ट्रीय गौरव का गुणगान किसमें किया गया है उन्होंने, तो भारत भारती उनके काव्य में उन्होंने राष्ट्रीय गौरव का गुणगान किया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी भारत भारती यह सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, बुधवा की बेटी किसकी रचना है? विकल्प दिए हुए हैं, चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, जैनेन्द्र कुमार और बेचैन शर्मा। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। बुधवा की बेटी ये जो है ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो है बेचैन शर्मा। यहाँ पर उनका पूरा नाम अगर हम देखें तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र, यह उन लेखक का पूरा नाम है। तो इन्होंने बुधवा की बेटी इस उपन्यास की रचना की है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के रचयिता है अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी और ज्ञानेन्द्र पति। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से सही जवाब है विकल्प सी, राजेश जोशी। और राजेश जोशी जी है, यह छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने बाल मजदूरी की समस्या को अपने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से प्रतिबिंबित किया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी, राजेश जोशी जी। अगला प्रश्न है, उर्मिला पवार लिखित आत्मकथा का शीर्षक है, नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, शिकंजे का दर्द, छप्पर, आयदान, अपने अपने पिंजरे। इसमें से सही जवाब है सी, आयदान। आयदान यह उर्मिला पवार द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता का पात्र है? तो 4 पर्याय है, 4 विकल्प है, ब्रह्म राक्षस, कामायनी, असाध्य वीणा, प्रिय प्रवास। तो प्रियंवद ये जो है वो असाध्य वीणा इस कविता का पात्र है और यह जो असाध्य वीणा की रचना की है, हेलो, हाँ, असाध्य वीणा की रचना की है अज्ञेय जी ने। तो अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया असाध्य वीणा इस कविता का पात्र है प्रियंवद। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विदियो आगे कौन हवाल। पंक्तियां किस कवि की है? विकल्प है, रसखान, भूषण, घनानंद, यहाँ धनानंद हुआ है लेकिन वो है घनानंद, और बिहारी। तो ये जो पंक्तियां ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो ये जो लिखा है ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। सत्सई नामक उनका जो रचना है उसमें ये कविताएं की पंक्तियां दी हुई हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त द्वंद का प्रवर्तक कवि कौन माना जाता है? विकल्प है, प्रसाद, अज्ञेय, निराला और पंत जी। तो यहाँ पर सही जवाब है निराला जी, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया यह मुक्त छंद, और यहाँ पर फिर से गलती हो गई है, मुक्त द्वंद्व नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है मुक्त छंद। तो मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो निराला जी मुक्त छंद प्रवर्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा की कहानियों का मूल विषय प्रायः क्या है? विकल्प है, दुख, अवसाद, राजनीति, प्रेम। यहाँ पर सही जवाब प्रेम दिया हुआ है, लेकिन उषा प्रियंवदा की कहानियों को अगर हम विचार करें, जैसे वापसी जैसी उनकी कहानियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसमें जो हमें दिखाई देता है कि शहरी जीवन की त्रासदी को उन्होंने अपनी कहानियों में का विषय बनाया है। और वो एक स्त्रीवादी लेखिकाएं हैं, इसलिए स्त्री की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का भी वर्णन उनकी कहानियों का विषय हमें देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर प्रेम दिया हुआ है, लेकिन विस्तृत रूप से अगर हम विचार करें तो आधुनिक और शहरी जीवन की त्रासदी अकेलेपन को उन्होंने अपनी कहानी का मुख्य रूप से विषय बनाया हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देवदास किसकी कृति है? इसके विकल्प है,
विष्णु प्रभाकर, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ और शरत चंद्र। देवदास ये जो कृति है वो शरत चंद्र जी द्वारा लिखा गया एक बंगला उपन्यास है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है शरत चंद्र। पूरा नाम उनका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पीली छतरी वाली लड़की किस विधा की रचना है? नीचे पर्याय दिए हुए हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्करण। पीली छतरी वाली लड़की, यह है जो रचना है वो उदय प्रकाश द्वारा एक चर्चित रचना है और इसमें स्त्री विमर्श को लेकर उन्होंने अपनी ये रचना लिखी हुई है। और ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है, अर्थात उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई प्रचलित कहानी है पीली छतरी है विकल्प एक कहानी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चित्त कोबरा उपन्यास की लेखिका है और नीचे पर्याय दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, कृष्णा सोपती, अनामिका, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। ये पर्याय यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और इसका सही जवाब है सी, मृदुला गर्ग। स्त्रीवादी लेखिका के रूप में ये प्रचलित है और इनका जो ये उपन्यास है वो एक बहुचर्चित उपन्यास है और विवादास्पद भी यहाँ पर यह उपन्यास हमें देखने को मिलता है। कविता के नए प्रतिमान किस विधा की रचना है? यह अगला प्रश्न है और इसके विकल्प है, उपन्यास, कविता, कहानी, आलोचना। तो कविता के नए प्रतिमान, यह जो है एक आलोचनात्मक रचना है और इसे लिखा है नामवर सिंह जी ने, जो एक प्रमुख आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। नामवर सिंह जी ने द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक विधा का ये एक रचना है जिसका नाम है कविता के नए प्रतिमान। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, आलोचना। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाश्विक वृत्ति हुआ है यहाँ पर, लेकिन सही है, मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का वर्णन किस निबंध में हुआ है? यहाँ पर चार विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कूटज, अशोक के फूल, राष्ट्रभाषा की समस्या। ये सभी पहले तीन जो विकल्प है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कूटज और अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए ये सभी निबंध हैं और इन सभी निबंधों में उन्होंने अलग अलग विषयों पर ये निबंध लिखे हुए हैं, लेकिन मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का वर्णन करने वाला जो निबंध है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई नीचे जो कुछ पर्याय विकल्प के रूप में रचनाएं दी हुई हैं, जैसे पहला विकल्प है रामचरितमानस, दूसरा है कवितावली, तीसरा है विनय पत्रिका और चौथा है दोहावली। तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली, इसमें ये पंक्ति हमें दिखाई देती है, पंक्ति की रचना इस कवितावली की रचना में हमें मिलती है। अवधि का संबंध, अगला प्रश्न है, अवधि का संबंध अपभ्रंश के किस रूप से है? नीचे विकल्प है, भागधी हुआ है यहाँ पर लेकिन वो मागधी है, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी। अपभ्रंश के कई जो भी अलग अलग भाषाएं आती है उनके अलग अलग भागों में बांटा गया है और उसमें से अर्धमागधी में अवधि इस भाषा का रूप को हम देखते हैं।
तो अवधि का संबंध अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही है। हिंदी नमे हुआ है यहाँ पर, लेकिन हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ये यहाँ पर प्रश्न है। इसके विकल्प है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, प्रताप नारायण मिश्र। तो सही जवाब इसका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखे गए कालचक्र पुस्तक में उन्होंने ये कथन किया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब है विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? ध्वनियों को अलग अलग प्रकार हमें पता है, उसके कुछ नीचे विकल्प हम पहले देख लेते हैं। विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं क, ग, ठ, त। तो महाप्राण ध्वनियां उन ध्वनियों को कहते हैं जो 5 वर्ण जो है ध्वनियों के, उनमें से पहल, दूसरा और चौथा जो ध्वनि है उसे हम प्राण ध्वनि कहते हैं। जैसे हम क की रचना अगर देख ले तो क, ख, ग, घ, इसमें क पहला है, ख दूसरा है, ग पहला है, घ चौथा है। इसलिए यहाँ पर अगर हम महाप्राण ध्वनि क वर्ण के अनुसार देखें तो वहां पर होगा ख और ग, ये जो है महाप्राण ध्वनियां होगी। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ठ यह जो है वो महाप्राण ध्वनि है, क्योंकि ठ, ठ, ड, ढ, यानी ट की वर्ण में हम देखें तो ठ और ढ ये जो है महाप्राण ध्वनियां हैं, और यहाँ पर विकल्प में दिए हुए इसमें से ठ यह महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भाषा विज्ञान में यहाँ पर महच्छिक ऐसा टाइप हुआ है, लेकिन वो है यादृच्छिक। भाषा विज्ञान में यादृच्छिक का क्या अर्थ माना गया है? भाषा और भाषा ध्वनियों का संबंध अगर हम देखें तो वो यादृच्छिक माना गया है, क्योंकि उसका विशिष्ट ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। हमने नीचे अगर पर्याय अगर हम देखें तो पर्याय दिए हुए हैं माना हुआ, जाना हुआ, पाया हुआ, खोजा हुआ। एक भाषा विज्ञान में एक उदाहरण के रूप से अगर हम देखें तो भाषा की जो ध्वनियां हैं और उसके जो ध्वनि चिन्ह हैं, इसका आपस में ऐसा कोई शास्त्रीय कारण अगर हम कहे नहीं है, वो हमने मान लिया है कि क हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ख हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, या फिर किसी शब्द टेबल को हम टेबल की, मेज को हम मेज ही क्यों कहते हैं, दराज को हम दराज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि इस वस्तु को हम इस नाम से संबोधित कहेंगे। इसलिए भाषा विज्ञान में यादृच्छिक का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है माना हुआ, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है भक्तन को कहा सिकरी सो काम, पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर नीचे पर्याय दिए हुए हैं नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। तो इसमें से सही जवाब है कुंभन दास। ब्रज मारुति सार में उन्होंने ये पंक्तियां उनकी आई हुई हैं। विकल्प क्रमांक सी कुंभन दास इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिना दीवारों का घर किसकी कृति है? नीचे पर्याय विकल्प दिए हुए हैं अनामिका, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग। इसमें से सही जवाब है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी ने बिना दीवारों का घर इस कृति की रचना की है। यह उनका सुप्रसिद्ध नाटक है जो 1966 में प्रकाशित हुआ था। तो सही जवाब है मनु भंडारी जी। अगला प्रश्न है घुन खाए शहते रोम पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी बीत है छछूती है, अमले पर बस तुया नाचे। पंक्तियां किस कवि की है? नीचे विकल्प दिए हुए हैं धूमिल, अज्ञेय, राजेश जोशी और नागार्जुन। तो ये जो पंक्तियां हैं वो नागार्जुन की पंक्तियां हैं, इसलिए सही जवाब है विकल्प डी नागार्जुन।
अगला प्रश्न है, कृषक जीवन का महाकाव्य किस कृति को कहा जाता है? नीचे विकल्प है, यहाँ गबज लिखा गया है लेकिन सही है गबन। गबन, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि। इन चारों विकल्पों को अगर हम देखें तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो महान लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। और इनमें से गोदान उनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है, उपन्यास है, उसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, गोदान। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र किस उपनाम से लिखा करते थे? तो विद्यानिवास मिश्र जी किस उपनाम से लिखा करते थे? इसके विकल्प है केशवानंद, नर्मानंद, भ्रमरानंद और माधवानंद। तो इसमें से सही जवाब है विकल्प सी, भ्रमरानंद नाम से वे लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, जनाबे आली हम न गुलाम थे, न गुलाम है और न गुलाम रहेंगे पंक्ति किस दलित उपन्यास की है? विकल्प है छप्पर, मट्टी की सौगंध, मुक्ति पर्व, सफेद चादर। इन विकल्पों में से सही जवाब है मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व यह मोहनदास मिश्र द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास है। तो इसका सही जवाब है मुक्ति पर्व और इसमें इस उपन्यास में ये पंक्तियां आई हुई हैं, इसलिए सही जवाब है विकल्प सी, मुक्ति पर्व। कबीर परिचय के संपादक है, विकल्प है अनंत दास, चेतन दास, धर्मदास, नाबादास। तो इसका सही जवाब जो है वो है अनंत दास, विकल्प ए। अनंत दास जी ने कबीर परिचय के संपादक हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? इसके विकल्प है, साधारणीकरण रसस्वाद के बाद की प्रक्रिया है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है, साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो इस प्रश्न के और चार ABCD के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है क और ख सही है, ख और ग सही है, ग और घ सही है और डी है क और घ सही है। इस तरह से 2 विकल्प इसमें से कोई सही यहाँ पर है। साधारणीकरण यह जो है वो रस सिद्धांत से संबंधित है और किसी काव्य को के संदर्भ में साधारणीकरण का क्या अर्थ होता है? तो जब भी कोई पाठक किसी काव्य को पढ़ता है तो वो उस काव्य के साथ जो तादात्म्य प्रस्थापित करता है उसे हम साधारणीकरण कहेंगे। और साधारणीकरण के संदर्भ में हिंदी में अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी गई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि साधारणीकरण किस बात का होता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो साधारणीकरण के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि साधारणीकरण ये आलंबनत्व धर्म का होता है। और भट्ट नायक जी ने कहा था कि साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हुए थे उसमें से पहला विकल्प अगर हम देखें कि साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, हम जब तक तादात्म्य काव्यता के साथ नहीं प्रस्तापित करते हैं तब तक रसास्वाद नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये विकल्प सही नहीं है। उसके बाद दूसरा विकल्प आता है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, इसलिए ये सही विकल्प है। तीसरा विकल्प जो दिया हुआ है साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है, भट्टनायक ने यह विधान किया है, इसलिए यह भी विकल्प सही है। और कहा है कि साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, यह सही नहीं है। इसलिए उपरोक्त जो ख और ग 2 विधानें हमने देखी थी वो सही है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। ये 2 सभी यहाँ पर विकल्प सही है।
दलित साहित्य का अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी के लेखक है? विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर। जयप्रकाश कदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती और मोहनदास नामिश राय। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह एक दलित साहित्य यहाँ पर दलितों की समस्याओं को यहाँ पर उजागर किया गया है और इसके जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसलिए इसका सही जवाब है बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, जहां लक्ष्मी कैद है किसकी रचना है? तो नीचे विकल्प है मनु भंडारी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन, राकेश। जहां लक्ष्मी कैद है यह राजेंद्र यादव जी की रचना है। तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प सी, राजेंद्र यादव। विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक है और यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं प्लेटो, लोनजाइन्स, अरस्तु और कलारीज। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प सी, अरस्तु। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? विकल्प है प्रेमचंद, शरतचंद्र, बंकिम चंद्र, ताराशंकर। तो आवारा मसीहा ये जो है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक जीवनी है जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब है शरत चंद्र। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं ब्राह्मण, प्रभात, सुधा, कर्मवीर। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर इस पत्रिका का संपादन किया था। इसलिए सही जवाब है कर्मवीर। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीजी है तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो भिखारी दास जी की है, उनके काव्य निर्णय में ये पंक्तियां आई हुई हैं। तो सही जवाब है भिखारी दास। अगला प्रश्न है, कविता व्यक्तित्व की अभिकंजना नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है, कथन किस आलोचक का है? विकल्प दिए हुए हैं इलियट, रिचर्ड, लोनजाइन्स, अरस्तु। तो इसका सही जवाब है इलियट ने कविता व्यक्तित्व की अभिकंजना नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है यह कथन किया है। इसलिए यह सही जवाब है इलियट। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? विकल्प दिए हुए हैं गिरिराज किशोर, अज्ञेय, धूमिल, राजेश जोशी। संसद से सड़क तक यह काव्य संग्रह है और इसके जो कवि हैं वो हैं सुदामा पांडे धूमिल जी, जिनको हम यहाँ पर यह दिया हुआ है लेकिन उनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। इसलिए संसद से सड़क तक यह धूमिल की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, दोहरा अभिशाप की लेखिका है और उसके पर्याय विकल्प दिए हुए हैं नासिरा शर्मा, सुशीला टागभोरे, कौशल्या बसंत्री और सुमन राजे। इसमें से तीसरा जो विकल्प है कौशल्या बसंत्री, विकल्प सी कौशल्या बसंत्री द्वारा लिखे गई दोहरा कौशल्या बसंत्री यह दोहरा अभिशाप की लेखिका है।